हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन प्लस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बैंकिंग। बैंकिंग में रहेगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पढ़ेंगे, आरबीआई एक्ट पढ़ेंगे, जो आपका पीओ क्लरिकल बैंक एग्जाम्स में यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है बैंकिंग अवेयरनेस के अंडर, या आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग की। जो पहला फेज था आपका फेज वन, जो वो प्री इंडिपेंडेंस का टाइम था 1770 से लेके 1947। 1770 में फर्स्ट बैंक ओपन हुआ था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। उसके बाद से आपका 1947 तक फेज वन काउंट होता है। फेज टू आपका रहता है पोस्ट इंडिपेंडेंस। पोस्ट इंडिपेंडेंस आपका फेज टू है 1947 से लेके 1991 तक। इस पीरियड के बीच में आपकी बैंकिंग की बैंक्स की नेशनलाइजेशन हुई थी। एक हुई थी 1969 में और दूसरी हुई थी 1980 में। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था और 1980s में आपके 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। नेशनलाइजेशन का मतलब पहले बैंक्स हमारे प्राइवेट बैंक्स होते थे, उसे गवर्नमेंट उसमें गवर्नमेंट ने अपने स्टेक्स परचेज कर लिए थे, तो वो गवर्नमेंट बैंक्स हो गए थे। अब बात करते हैं मॉडर्न डे बैंकिंग की। 1991 के बाद स्टार्ट होता है। 1991 में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी स्टार्ट की थी इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसके अंडर प्राइवेट कंपनीज को भी बैंक ओपन करने की परमिशन दे दी गई थी और कुछ इनके लाइसेंसिंग के रूल्स में भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई थी। तो काइंडली से आप नोट कीजिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्री इंडिपेंडेंस का। प्री इंडिपेंडेंस आपका फेज वन होता है 1770 से लेकर 1947। 1770 में आपका फर्स्ट बैंक ओपन हुआ था, जो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये किसने स्टार्ट किया था? अलेक्जेंडर एंड कंपनी, जो कि एक फ्रेंच कंपनी थी। और इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? ये हेडक्वार्टर था कोलकाता। अब इस पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स भी ओपन हुए हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जो 1894 में ओपन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर लाहौर था। और इस बैंक को किसने ओपन किया था? लाला लाजपत राय ने। यह बैंक इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी इंडियन के द्वारा पहला बैंक ओपन किया गया था। और दूसरे को फाउंडर कौन थे इस बैंक के? दयाल सिंह मजीठिया जी। और हेडक्वार्टर लाहौर में। आज प्रेजेंट डे हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ये आपको याद होना चाहिए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ओपन किया गया था। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की खास बात क्या थी? ये बैंक फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक था। क्यों ये फर्स्ट ट्रूली स्वदेशी बैंक था? क्योंकि ये पूरा का पूरा ओन्ड और मैनेज्ड इंडियंस के द्वारा किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये बात आपको नोट कर लेनी है। और जो थर्ड बैंक इंपॉर्टेंट है वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1919 में खुला था और इसकी इनॉग्रेशन की थी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो इस पीरियड में ये 3 या 4 बैंक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप काइंडली इसे नोट डाउन कीजिए। अब फेज वन में ही, जो फेज वन का पीरियड था, उसके बाद 1919 में जो बैंक महात्मा गांधी जी ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को इनॉग्रेट किया था, उसके बाद आया था आरबीआई एक्ट ऑफ इंडिया 1934। अब इसे रेकमेंड किसने किया था? 1926 में इसे रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, जिसे हम शॉर्ट में हिल्टन यंग कमीशन भी कह देते हैं, इसे हिल्टन यंग कमीशन कह देते हैं, इन्होंने रेकमेंड किया था। इनकी रिकमेंडेशन में इन्होंने एक लॉ इनेक्ट किया 6 मार्च 1934 को, और जिसे इफेक्टिव किया 1 अप्रैल फाइनेंशियल ईयर 1935। 1 अप्रैल 1935 फाइनेंशियल ईयर में ये लॉ आपका स्टार्ट हुआ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग 1934 में आरबीआई एक्ट इनेक्ट हुआ है। जो आपका कमेंस हुआ है वो 1935 में, इसलिए आरबीआई एक्ट 1934 बोला जाता है इसे। है एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म किया जाएगा, जिसे कहा गया कि वो एक सेंट्रल बैंक होगा। सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक का मेनली एक ही पर्पस होता है, रेगुलेट एंड इशू ऑफ बैंक नोट्स। तो एक आरबीआई ओपन किया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन किया गया अंडर द एक्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934,
जिसमें ये कहा गया कि एक आरबीआई बैंक होगा जो एक सेंट्रल बैंक की तरह वर्क करेगा। सेंट्रल बैंक का क्या काम होता है? रेगुलेट और नोट्स को इशू करना। जो आरबीआई ओरिजिनली सेटअप हुआ था वो एक प्राइवेट बैंक हुआ था, जिसमें 5 करोड़ का शेयर कैपिटल था और 2.20 लाख जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टेड था, बाकी प्राइवेट ओनर्स ही थे आरबीआई के। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया? 1949 में। और जब इसे नेशनलाइज किया गया तो इसे एपेक्स बैंक बना गया, एपेक्स बैंक डिक्लेयर किया गया। एपेक्स बैंक का मतलब होता है टॉप बैंक, एपेक्स का मतलब होता है टॉप मोस्ट बैंक है। अब एपेक्स बैंक का काम क्या होता है? सेंट्रल बैंक का तो सिर्फ इतना ही काम होता है कि वो नए नए नोट्स इशू करेगा और उसे रेगुलेट करेगा। एपेक्स बैंक बाकी बैंक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है और मॉनिटर कर सकता है। देखिए, आरबीआई को नेशनलाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट हो गया था? क्योंकि आरबीआई सिर्फ एक सेंट्रल बैंक था और बाकी बैंक्स अनरेगुलेटेड चल रहे थे जो प्राइवेट बैंक्स थे। अब आप एक बात बताइए, एक टीसीएस की कंपनी, सैमसंग की कंपनी को कभी कोई ऑर्डर्स कर सकते हैं क्या? उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि वो दो सेपरेट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है। बट क्या एक गवर्नमेंट की बॉडी एक प्राइवेट एंटिटी को सुपरवाइज कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसलिए 1949 में हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये ज़रूरी लगा कि आरबीआई को नेशनलाइज कर देना चाहिए ताकि बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट किया जा सके। तो 1949 में ये बहुत ऐतिहासिक डिसीजन लिया गया कि आरबीआई को नेशनलाइज कर देंगे और उसे एक अपेक्स बैंक बना देंगे। सेंट्रल बैंक तो आरबीआई पहले से था ही। तो आरबीआई के बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आपने दो चीज़ें याद रखनी है। फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के। अब दूसरा पॉइंट जो आपने याद रखना है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख जी। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको आरबीआई के बारे में याद रखना है। आरबीआई एक प्राइवेट बैंक शुरू हुआ था, सेंट्रल बैंक था, बाद में उसे नेशनलाइज किया गया 1949 में। तो काइंडली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं हम फेज 2 की। फेज 2 के बाद जो टाइम पीरियड है वो 1947 से 1991 का है। अब फेज 2 का सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है, ये पास किस नाम से हुआ था? बैंकिंग कंपनीज एक्ट के नाम से 1949 में से पास किया गया था और ये फोर्स में आया था 16 मार्च 1949 में ये फोर्स में आया था। बाद में 1966 में इसका नाम चेंज करके बैंकिंग कंपनीज एक्ट से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 कर दिया गया। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाना इंडियन गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी हो गया था? सबसे बड़ी बात लाइसेंसिंग। पहले जो बैंक ओपन किए जाते थे वो विदाउट एनी लाइसेंस ओपन होते थे, वो मार्केट में अपना पैसा भी इन्वेस्ट नहीं करते थे, जिससे सबसे बड़ा रिस्क रहता था जो डिपॉजिटर्स होते थे। पहले किसी ने भी बैंक ओपन कर लिया, एबीसी कंपनी ने, उन्होंने अपना कोई पैसा नहीं लगाया और विदाउट लाइसेंस है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर लाइसेंस मिलती है तो उसे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। वो विदाउट लाइसेंस ओपन होते थे, लोगों का डिपॉजिट ले लेते थे और थोड़े टाइम बाद वो अपनी फील्ड छोड़ के चले जाते थे। उनका अपना कोई कैपिटल तो लगा होता नहीं था जिससे उन्हें लॉस हो, कोई उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़्यादा होता नहीं था। तो ये डिपॉजिटर के लिए बहुत रिस्की सिचुएशन हो गया था और काफ़ी लोगों ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया था। तो 1949 में गवर्नमेंट को लगा कि अब बैंक्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया, बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949, जिसके तहत दो बातें कही गई। पहली, लाइसेंसिंग के अंडर ये बात कही गई है कि अब बैंकिंग कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट होल्ड्स अ लाइसेंस इश्यूड इन बाय आरबीआई। कोई भी बैंकिंग कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसको आरबीआई लाइसेंस ना दे। और दूसरी बात की गई पेड अप कैपिटल की, कि कोई भी बैंक अगर स्टार्ट होगा मिनिमम से मिनिमम 5 लाख तो उसने इन्वेस्ट किए होने चाहिए। ये उस टाइम के 5 लाख थे। आज की डेट में जो क्राइटेरिया है पेड अप कैपिटल का वो 500 करोड़ है। तो कोई भी बैंक आज की डेट में अगर स्टार्ट होता है तो 500 करोड़ उसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे।
अदरवाइज पहले के जो बैंक्स होते थे 1949 में जब ये एक्ट बनाया गया था तो वो कम से कम 5 लाख अपना इन्वेस्ट करेंगे। अब बात कर लेते हैं फेज टू में। फेज टू में आपने अभी डिस्कस किया है कि फेज टू के स्टार्टिंग में आपकी क्या हुई है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया है। उसके बाद कुछ नेशनलाइजेशन और मर्जर भी हुए हैं। अब नेशनलाइजेशन का पर्पस क्या था, पहले आपके सारे प्राइवेट बैंक्स थे। आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं एक प्राइवेट कंपनी ओपन करता हूँ तो मैं उसे प्रॉफिट के लिए ओपन करता हूँ या वेलफेयर के लिए? मैं उसे हमेशा प्रॉफिट के लिए ओपन करूँगा। इंडिपेंडेंस के बाद काफ़ी ऐसे एरियाज थे जो बहुत अंडर डेवलप्ड थे, जहाँ पे बैंक्स थे नहीं, जिसकी वजह से जो लोकल लोग थे उन्हें मनी लेंडर से बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स लेने पड़ते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा लोन में फंस जाते थे, जिसकी वजह से लोकल लोगों का या रूरल लोगों का शोषण होता था। अब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ऐसे एरिया जो अनबैंक्ड एरिया है इंडिया में, जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज का कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाई जाए। उसके लिए दो ऑप्शन थे गवर्नमेंट के पास। पहला ऑप्शन ये था कि गवर्नमेंट अपने बैंक्स ओपन करे। दूसरा ऑप्शन था कि ऑलरेडी कुछ प्राइवेट बैंक चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे और जिनकी रीच बहुत अच्छी थी, उन्हें नेशनलाइज कर दे। अब न्यू बैंक ओपन करने के लिए आपको बहुत सारा कैपिटल चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, काम करने वाले लोग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए उन लोगों की। तो गवर्नमेंट के लिए ये ज़्यादा टफ टास्क होता। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1960s के अराउंड ग्रीन रेवोल्यूशन तो चल ही रहा था, जिससे बैंकिंग सर्विसेज रूरल एरिया में बहुत हाई डिमांड में थे कि वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज पहुँचाई जाए ताकि रूरल एरिया को आगे प्रोग्रेस करवाया जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि इंस्टेड ऑफ ओपनिंग अ न्यू बैंक, वो कुछ बैंक्स को नेशनलाइज कर देंगे। और गवर्नमेंट ने 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। मतलब कि वो प्राइवेट बैंक्स थे, उनके शेयर्स गवर्नमेंट ने परचेज कर लिए। विद टाइम 1980s आ गया और 1980s में गवर्नमेंट को ये फील हुआ कि हमें और बैंक्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो उन्होंने क्या किया, 6 बैंक्स को और नेशनलाइज कर दिया। और इसी सीरीज में एसबीआई की 7 सब्सिडरीज बैंक्स थी जिन्हें 1959 में नेशनलाइज कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो वेलफेयर पर्पस के लिए गवर्नमेंट को बैंक्स को नेशनलाइज करना पड़ा ताकि बैंकिंग सर्विसेज एक कॉमन से कॉमन पर्सन या बहुत बैकवर्ड एरिया तक पहुंचाई जा सके। अब इस फेज के बाद एक टाइम आया मर्जर का। बैंक मर्जर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, बैंक मर्जर बहुत पुराना कंसेप्ट है, क्योंकि न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पीएनबी में भी किया गया है। मर्जर का मतलब क्या होता है समझते हैं। मर्जर का मतलब ये होता है कि एक छोटे बैंक को उठा के बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है और उसे बड़े बैंक का नाम दे दिया जाता है। जैसे न्यू बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर पीएनबी के साथ किया गया था, तो न्यू बैंक ऑफ इंडिया की एग्जिस्टेंस खत्म हो गई थी और जो उसका नया नाम था वो पीएनबी ही था, पंजाब नेशनल बैंक। मर्जर में दो बैंक्स होते हैं, एक एक्वायर्ड बैंक होता है, एक बैंक्स टू बी मर्ज होते हैं। जो एक्वायर करता है बैंक दूसरे बैंक को, नाम उसी का रिटेन होता है। फंक्शनिंग हो सकता है कि दोनों आपस में मिलकर डिसाइड कर ले कि किस तरीके से फंक्शन करना है। तो मर्जर का जो प्रोसेस है वो लेटेस्ट कंसेप्ट नहीं है, बहुत स्टार्टिंग से ही छोटे बैंक्स जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे या जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उन बैंक्स को उन्होंने मर्ज कर दिया। अब देखते हैं जो लेटेस्ट में मर्जर हुए। अब पंजाब नेशनल बैंक के साथ पीएनबी के साथ गवर्नमेंट ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया और अब इनके नाम पंजाब नेशनल बैंक ही है। उसके बाद इंडियन बैंक के साथ इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया और उसको कलेक्टिवली अब इंडियन बैंक ही कहते हैं। कैनरा बैंक को सिंडिकेट बैंक के साथ मर्ज कर दिया और अब उसका नाम कैनरा बैंक है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हुए, तो अब इन्हें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ही बुलाया जाता है। तो काइंडली आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, एट प्रेजेंट हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एग्जिस्टिंग है इन इंडिया, जिसमें सबसे बड़ा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फॉलोड बाय पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक।
ये बैंक्स में काफ़ी छोटे छोटे बैंक्स मर्ज कर दिए है। अब जिनको किसी के साथ मर्जर किया नहीं गया या जिनके साथ कोई बैंक ज्वाइन नहीं हुआ वो है इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। अब इनमें से कुछ बैंक है जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन बैंक के साथ गवर्नमेंट चाह रही है कि इन्हें प्राइवेटाइज कर लिया जाए, क्योंकि ये काफ़ी छोटे बैंक्स हैं और इनको अच्छा प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। और इंडिया में ऑलरेडी बैंकिंग सर्विसेज इतनी फैल चुकी है क्योंकि प्राइवेट बैंक्स भी अब बैंकिंग स्फीयर में आ चुके हैं, गवर्नमेंट बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, 4 से 5 बड़े बड़े गवर्नमेंट बैंक्स इंडिया के पास है। तो गवर्नमेंट को लग रहा है बाकी बैंक्स अभी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो या फिर इन्हें प्राइवेटाइज कर लिया जाएगा या फिर इन्हें फर्दर किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं फेज 3। फेज 3 1991 से स्टार्ट होता है टिल डेट। 1991 में एक बहुत मेजर डिसीजन लिया गया, वो था एलपीजी। एलपीजी का मतलब एल से लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब कि अगर बैंकिंग फील्ड में पहले आप ज़्यादा बैंक्स को अलाउ नहीं कर रहे थे, प्राइवेट कंपनीज को बैंक ओपन करने की परमिशन नहीं दे रहे थे, तो अब पॉलिसी काफ़ी लिबरल कर दी थी 1991 के बाद और प्राइवेट बैंक्स को ब्रांचेस ओपन करने की परमिशन मिल गई थी इंडिया में, या फिर न्यू प्राइवेट बैंक्स भी ओपन हो रहे थे। दूसरा था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन मतलब कि जो छोटे छोटे बैंक्स हैं जो नहीं परफॉर्म कर रहे, या उन्हें प्राइवेटाइज कर दो या मर्ज कर दो। और तीसरी पॉलिसी थी ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के तहत अगर कुछ इंडियन बैंक है तो उनकी ग्लोबल प्रेजेंस की तरफ भी गवर्नमेंट ने वर्क करना शुरू किया, जैसे पीएनबी और एसबीआई के ब्रांचेस आपको फॉरेन कंट्रीज में भी मिल जाएंगे आज की डेट में। 1991 में बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन आई, नरसिम्हा राव कमीशन, जिसे हम कहते हैं नरसिम्हन कमेटी। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिया, कुछ प्रस्ताव या सुझाव दिए, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पहला, एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स, ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन बैंक्स। पहली बात कि प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया जाए, प्राइवेट कंपनीज को बैंक ओपन करने की परमिशन दे दी जाए। दूसरी बात, ईजिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन बैंक्स। अगर कोई फॉरेन बैंक है जो ऑलरेडी बाहर देश में काम करता है, उसे इंडिया में आने में कुछ काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस, काफ़ी सारे प्रोसीजर्स का फॉलो करना पड़ता है, उन प्रोसीजर्स को ईजी कर दिया। एंड लास्ट है, फुल स्टॉप ऑन फर्दर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। मतलब कि आगे से किसी भी बैंक को सरकारी बैंक नहीं बनाया जाएगा, नेशनलाइजेशन नहीं किया जाएगा। अब इसका रीज़न समझिए क्या है। अब इसका रीज़न है, जैसे मैंने एक बैंक ओपन किया, किस पर्पज़ से? प्रॉफिट के पर्पज़ से। अगर गवर्नमेंट ये कह दे कि हम नेशनलाइजेशन कभी भी कर सकते हैं, तो मैं बैंक ओपन करके उसे अच्छा रन करके प्रॉफिट कमाने के बाद गवर्नमेंट को क्यों दे दूंगा? क्योंकि नेशनलाइजेशन कंसेंट से नहीं होता। नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट एक्ट पास करती है और कुछ जो उसे फील होता है कि कंट्री के अगर वो हित में है तो वो बैंक्स को नेशनलाइजेशन कर देंगे। तो अगर कोई प्राइवेट बैंक ओपन करेगा और उसे ये पता होगा कि कभी भी गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन कर सकती है, तो वो बैंक क्यों ओपन करेगा? वो तो उसका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि फुल स्टॉप ऑन फर्दर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब से किसी भी बैंक को नेशनलाइज नहीं किया जाएगा, नए प्राइवेट बैंक्स को ओपन कर दिया जाएगा, और बाहर से कोई बैंक आता है ओपन करने के लिए अपने ब्रांचेस इंडिया में, तो उसके लिए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाएंगी या ख़त्म ही कर दी जाएंगी। पहला स्टेप। दूसरा जो था वो था एबोलिशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग सिस्टम। पहले किसी भी बैंक को ब्रांचेस ओपन या क्लोज करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन या लाइसेंसिंग की ज़रूरत पड़ती थी। उस सिस्टम को टोटली एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। अब तीसरा जो उनका पॉइंट था, 4 से 5 बड़े कमर्शियल बैंक्स जिनकी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी रहेगी, वो ही रहेंगे इंडियन स्फीयर में, ठीक है। और उनमें से एक बैंक रहेगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट का चौथा पॉइंट था, 8 से 10 नेशनल बैंक्स होने चाहिए जिनकी नेशन वाइड ब्रांचेस रहेंगी और वो यूनिवर्सल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो ये मेजर पॉइंट थे फेज 3 के। फेज 3 और एलपीजी आने के बाद गवर्नमेंट की नरसिम्हा राव कमेटी आई,
उन्होंने न्यू प्राइवेट एंटिटीज़ को मौका दिया कि वो बैंक्स ओपन करे। तो उसके बाद कुछ बैंक्स आए हैं हमारे इंडियन स्फेयर में, वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट राउंड में था, फर्स्ट राउंड में सेंट्रल बैंक इशूड लाइसेंस टू 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक। सेंट्रल बैंक कौन? आरबीआई। आरबीआई ने 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को 1993 और 1994 के अराउंड कुछ लाइसेंस इशू किए। उनमें से जो मेजर है वो आपका आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये उसी टाइम खुले हैं, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीबीआई बैंक, ये सारे बैंक्स को लाइसेंस प्रोवाइड किया था। और उस टाइम पेड अप कैपिटल कितना था? 100 करोड़। आज की डेट में कितना है? 500 करोड़। अब जब सेकेंड राउंड था उसमें 2 और बैंक्स को लाइसेंस दिया गया, और वो बैंक्स कौन थे? कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक। और इनके लिए पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया कितना था? 300 करोड़। और अभी लेटेस्ट में ही 2014 में बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक को लाइसेंस दिया गया, और उनके लिए पेड अप कैपिटल कितना रखा गया? 500 करोड़। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए लेक्चर हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और आरबीआई के लिए इतना ही था। अगले लेक्चर में हम आरबीआई को बहुत डिस्क्रिप्टिवली डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। अगर कुछ आप चाहते हैं नए टॉपिक डिस्कस किए जाए, जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया जाए, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज डाल सकते हैं।